हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम्स टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ये क्वेश्चंस जो चैप्टर नंबर 5 से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं स्टेट के अंदर, उसकी वीडियो मैं बना चुका पहले। इससे पहले वाली वीडियो में आप जाके देख सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन था। अब मैं करूँगा इसी चैप्टर के नोट्स। क्या? इसी चैप्टर के नोट्स में प्रोवाइड करूँगा फ्रॉम द बुक प्रदीप की बुक, क्लास 11th चैप्टर 5 प्रदीप की बुक। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है अपना स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो स्टेट्स का मतलब कौन कौन सी स्टेट्स हैं किसी भी की। तो कौन सी की अपने पास कितनी स्टेट हैं? 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कौन कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 हमारे पास क्या है? स्टेट्स हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? लिक्विड और गैस स्टेट को ही पढ़ेंगे हम। अपना जो चैप्टर है, 5वां चैप्टर है प्रदीप की बुक में, उसमें लिक्विड और गैस स्टेट ही है और उसी को पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो इन दोनों में से सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? गैस स्टेट को पढ़ेंगे। लिक्विड को बाद में पढ़ेंगे, गैसेस को पहले पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गैस स्टेट डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने से पहले हम क्या पढ़ेंगे? इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज क्या होता है, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज अराइजेस ड्यू टू फॉलोइंग इंटरेक्शंस। इन इंटरेक्शंस की वजह से होता है, ठीक है। डाइपोल बाय डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, जैसे इसमें Na पॉजिटिव और Cl का है। पोलर मॉलिक्यूल के केस में होता है ये। डाइपोल HCl के केस में होता है। आयन इंड्यूस डाइपोल होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल और आयन के बीच में। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल ये होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में इंड्यूस्ड होता है। अपना फिफ्थ है डिस्पर्जन फोर्सेज। क्या है? डिस्पर्जन फोर्सेज, जिसको बोलते हैं लंदन फोर्सेज भी बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट अपना एच बॉन्डिंग। इन इंटरेक्शंस की वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्सेज अराइज होता है, ठीक है। अब अपना लंदन फोर्सेज क्या होता है? लंदन फोर्सेज क्या होता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज अट्रैक्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक H2O2 N2 etc एंड मोनो एटॉमिक गैस इज एग्जाम्पल हेलियम, नियोन, आर्गोन etc टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ। तो ठीक है, तो हमने क्या किया? इंटरमोलिकुलर फोर्सेज के बारे में पढ़ा। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज किस की वजह से अराइज होता है? तो इन इंटरेक्शंस की वजह से अराइज होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, ओके। कितने व्यूज आते हैं सर? In liquid state, solid state, these forces arises from the motion of electron, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जो लंदन जो फोर्सेज हमने पढ़ा है, जिस, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो डिपेंड करता है, लंदन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल का साइज क्या है, इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो लार्जर द कॉम्प्लेक्स जितना लार्ज होगा उतना ही ज़्यादा लंदन फोर्स ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि क्या बोलते हैं, अपना कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड भी ज़्यादा होगा, ठीक है। उससे क्या होगा? वो आसानी से डिस्टोर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड उनकी पोलराइज हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें हम तो जैसे हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 14 के हाइड्राइड, ठीक है। तो जैसे मीथेन के केस में क्या है? सबसे कम लंदन फोर्सेज एग्जिस्ट करता है, और GeH4 के केस में लंदन फोर्सेज ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है नोबल गैसेज के लिए। तो नोबल गैसेज के लिए इसमें क्या है? डाउन द ग्रुप लंदन फोर्सेज इंक्रीज। डाउन द ग्रुप हम जाएंगे तो लंदन फोर्सेज क्या होगा? इंक्रीज होता है, ठीक है। अपना सेकेंड पॉइंट है ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के ऊपर भी डिपेंड करता है। पहले मॉलिक्यूल का साइज के ऊपर डिपेंड करता है, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे है एन पेंटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है नियो पेंटेन से, ठीक है। अब ये क्या है हमारा? S मतलब सॉलिड, L मतलब लिक्विड, G मतलब गैस। इधर से यहाँ जाएंगे तो क्या होगा? थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी, और यहाँ से इधर आएंगे तो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन इंक्रीज होगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे गैसेस स्टेट्स। क्या पढ़ेंगे? गैसेस स्टेट्स। अब तक हमने क्या पढ़ा? इंटरमोलिकुलर फोर्सेज के बारे में पढ़ा है। अब हम गैसेस स्टेट्स पढ़ेंगे। गैसेस स्टेट्स के बाद हम लिक्विड स्टेट्स पढ़ेंगे। तो गैसेस स्टेट्स के अंदर ये कुछ क्या बोलते हैं यूनिट है। 1 मीटर क्यूब में कितने डेसीमीटर क्यूब होते हैं, सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ठीक है। वॉल्यूम जिसको बोलते हैं, ठीक है। 1 मोल में इतने मोलिक्यूल होते हैं, ओके।
जो कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था स्टार्टिंग में। अब गैस लॉ, गैसियस स्टेट के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे गैस लॉ। तो अपने पास कितनी गैस लॉ है? बोल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, गै-लुसाक लॉ है और अवोगाड्रो लॉ है। तो बोल्स लॉ हमें क्या कहता है? पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। चार्ल्स लॉ क्या है? वी अपॉन में टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और गै-लुसाक लॉ में पी अपॉन में टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अवोगाड्रो लॉ क्या है? वी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ठीक है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट अपना अवोगाड्रो लॉ। कैसे? मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस अंडर डिफरेंट कंडीशंस। अब अलग अलग कंडीशंस में हम बात करेंगे। जैसे यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस आए थे फॉर हीलियम के लिए, क्वेश्चंस आए थे यहाँ से, ठीक है। तो एट STP कंडीशन पे और एट SATP कंडीशन, इन दोनों कंडीशंस के ऊपर हम क्या करेंगे? मोलर वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे है एक बार में 10 की पावर 5 पास्कल होते हैं, और 0 डिग्री सेल्सियस पे STP कंडीशन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे मतलब कि 273.15 केल्विन के ऊपर। इस कंडीशन पे हम गैस की मोलर वॉल्यूम को चेक करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो एट STP कंडीशन पे इस कंडीशन पे 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर के बराबर होता है। ये याद रखना, 1 मोल में कितने? 22.4 लीटर। किस पे? एट STP कंडीशन पे, याद रखना। और एट SATP कंडीशन पे क्या है? मोलर वॉल्यूम ओपन ऑन आइडियल गैस कितना? 24.789 लीटर पर मोल। ये कंडीशन याद रखना, क्वेश्चन आता है। पिछली बार क्या आया था? हीलियम के लिए आया था, ठीक है। मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊं भीगा, ठीक है। ये देखो, ये क्वेश्चन आया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं इन 100 ml ऑफ ईच ऑफ O2 NH3 CO2 एट STP के ऊपर निकालना है हमें। किस पे निकालना है? STP के ऊपर। तो किसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें ज़्यादा हैं, ठीक है, यही पूछा है। अब हम पढ़ेंगे कंबाइंड गैस लॉ। ओके, कंबाइंड गैस लॉ, जैसे इसमें है अपना आइडियल गैस इक्वेशन, इसमें PV इक्वल टू NRT, ठीक है। PV इक्वल टू NRT अपनी आइडियल गैस इक्वेशन है। तो इसमें और एक इक्वेशन ये P1 V1 अपॉन में T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन में T2, ठीक है। M इक्वल टू DRT अपॉन में P इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी टर्म। ये क्वेश्चन आया हुआ था, क्वेश्चन मैंने बताया था आपको लास्ट ईयर 2017 में क्वेश्चन था कि M की वैल्यू पूछ सकी थी कि क्या फॉर्मूला होता है डेंसिटी की टर्म में। क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट ईयर 2017 में, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आया हुआ था, देख लेना। ओके, अब जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इनिशियल कंडीशन, फाइनल कंडीशन, हमें क्या निकालना है कि इस टेम्परेचर पे, और ये वॉल्यूम है अपना, प्रेशर है अपना, और ये हमें निकालना था प्रेशर क्या होगा एट ए हाइट वे टेम्परेचर इतना इतना इतना। इसमें फॉर्मूला, इसमें याद रखना अपना ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, और एक ये तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं। कंबाइंड गैस लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, एक क्वेश्चन अपना ये भी है, इसमें PV इक्वल टू NRT, N की वैल्यू निकालनी है। N की वैल्यू अपने पास M अपॉन में डबल M, मोलर मास अपॉन में मोलिकुलर मास। N की वैल्यू कैसे निकलती है? देखो, मैंने ये तीनों फॉर्मूले, इन्हीं तीनों फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब अपना है डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स ने लॉ ने क्या कहता कि प्रेशर जो अपना टोटल प्रेशर किसके इक्वल होता है? सम ऑफ द ऑल पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट ईच गैस, प्रत्येक गैस का पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है। डाल्टन ने यही कहा था, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है? डाल्टन्स की एप्लीकेशन क्या है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ PA इज इक्वल टू NA उस A इंटू में टोटल प्रेशर। NA क्या है? ये मोल फ्रैक्शन ऑफ A कंपोनेंट। PA क्या है? PA कैसे निकालते हैं? NART अपॉन में V। PV इक्वल टू NRT से PB के लिए NB RT अपॉन में V। ओके, अब उसके बाद अपना ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इसमें क्या है? R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू रूट D2 अपॉन में D1। ये D क्या है? डेंसिटी, ठीक है। R क्या है? रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन। R क्या है? रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन, और D क्या है? डेंसिटी, D इक्वल टू डेंसिटी। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। इसका मॉडिफिकेशन क्या है? मॉडिफिकेशन इसका यही है टू कैलकुलेट mm मतलब मोलिकुलर मास निकालने के लिए। तो R1 अपॉन में R2 इक्वल टू रूट M2 अपॉन में M1,
ठीक है, पहला केस इसमें आता है R1 अपॉन में R2 P1 अपॉन में P2 रूट D2 अपॉन में D1 इजिकल टू P1 अपॉन में P2 रूट M2 अपॉन में M1 एट डिफरेंट प्रेशर ऑफ गैस। दो गैस है अपने पास, उसके अलग अलग प्रेशर पे दो गैस है, उसके लिए अपने पास ये फॉर्मूला है ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। पहले हमने किया था क्या, डाल्टन्स लॉ। पहले क्या था, डाल्टन्स लॉ क्या था, अब कर रहे हैं ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी गैस सबसे पहले या सबसे बाद में डिफ्यूज होगी, तो डिपेंड करेगा उसके डेंसिटी के ऊपर। डेंसिटी कैसे निकालते हैं तुम्हें पता है, डेंसिटी डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर के मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो डायरेक्ट हम उसका मास देख के बता सकते हैं कि पहले कौन सी गैस डिफ्यूज होगी। ठीक है, सेकंड केस, केस बी है सेम प्रेशर पे बट डिफरेंट टेम्परेचर अपना अलग अलग है लेकिन प्रेशर सेम है। उस सिचुएशन में R1 अपॉन में R2 मतलब कि रेट जो है, रेट ऑफ डिफ्यूजन या रेट ऑफ इफ्यूजन क्या फॉर्मूला था, T1 D1 अपॉन में T2 D1 और ये इक्वल टू T1 M2 T2 M1। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला सेम प्रेशर और डिफरेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, अब हम करेंगे कंपैरिजन ऑफ वॉल्यूम ऑफ दो डिफरेंट गैस का वॉल्यूम का कंपैरिजन। तो R1 अपॉन में R2, R1 और R2 क्या है, रेट ऑफ फ्यूजन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अलग अलग सिचुएशन देके कि अपने पास वॉल्यूम अलग है, डिफरेंट वॉल्यूम है, गैस अलग अलग है, किसका टाइम सेम है, इसके डिफरेंट। तो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से रिलेटेड, तो आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। कंपैरिजन है टाइम टेकन फॉर इफ्यूजन डिफ्यूजन, तो टाइम की बात कर, टाइम भी अगर है तो ये अपना रिलेशन है। T1 T2 क्या टाइम है, V1 और V क्या है, ये वॉल्यूम है, D2D डेंसिटी, M1 क्या है, मास, M1 M2 मास है। देखते हैं ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो विच विल डिफ्यूज फास्टर, अमोनिया और CO2, कौन सी गैस सबसे पहले डिफ्यूज होगी। तो हम डिपेंड करें डायरेक्ट मास के थ्रू, जैसे यहाँ पे है अपना। ठीक, गैस अलग अलग है तो रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M, तो इसका मास 17 है, इसका 44 है, तो सबसे पहले अमोनिया पहले डिफ्यूज होगी। ये क्वेश्चन आया हुआ ना, तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम करेंगे KTG थ्योरी, काइनेटिक मोलिकुलर, KMTG काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी ऑफ गैसेज की मोलिकुलर थ्योरी। तो इसमें मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, म्यू इक्वल टू 3PV अपॉन में M, 3RT अपॉन में M, 3P अपॉन में V। ये रिलेशन आपको याद रखना है। क्या रखना है, ये रेशो याद रखना है, अल्फा V और U का क्या रेशो है, और फॉर्मूला भी याद रखना है। क्वेश्चन आते हैं यहाँ से डायरेक्ट। ओके, अपना है अल्फा का फॉर्मूला ये है, V का ये है, U का ये है। तो अल्फा V और U के बीच इनका रेशो क्या है, ये क्वेश्चन साथ इनका रेशो क्या, इन दोनों के बीच में रेशो क्या, इसका ग्राफ है ये अल्फा V और U, अल्फा V और U, ये इसका ग्राफ है। ठीक है, अब हम करेंगे, हमने किया आइडियल गैस के बारे में पढ़ चुके, अब हम करेंगे रियल गैस के बारे में, रियल गैस बिहेवियर। अब यहाँ पे कोई भी गैस क्या है, कोई भी गैस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती, P इक्वल टू nRT को फॉलो नहीं करती, तो वो डेविएट हो जाती है हमारे आइडियल बिहेवियर से, उसको हम रियल गैस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट याद रखना कि कोई भी गैस जो पानी में सोलूबल है वो आसानी से लिक्विफाई हो जाती है। ठीक है, कौन कौन सी गैस वाटर में सोलूबल है, CO2 SO2 अमोनिया, ये तीनों गैस पानी में सोलूबल है, इसलिए आसानी से लिक्विफाई हो जाती है। अब यही तीनों गैस लार्ज डेविएशन शो करते हैं, किसकी बजाय, इन गैसेज की बजाय, आइडियल गैस से मोर लार्ज डेविएशन शो करते हैं। ठीक है, अब पूछ जा सकता है कि कौन सी गैस है जो लार्ज डेविएशन शो करती है फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर से, तो कौन सी गैस है, CO2 SO2 NH3, क्योंकि वो गैस मोर लार्ज डेविएशन शो करती हैं जो पानी में आसानी से सोलूबल है या फिर आसानी से लिक्विफाइबल है। ठीक है, उसके बाद आता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इक्वल टू PV इक्वल टू में nRT, ये अपना फॉर्मूला है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का। हम आइडियल गैस के लिए Z की वैल्यू 1 होती है और रियल गैस के लिए Z की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1, कि क्वेश्चन आया होता है स्टैट के अंदर। ठीक है, 1 मतलब, ठीक है, अब 1 से कम है अगर वैल्यू Z की, तो किसके लिए होती है, वो मीथेन और CO2 के लिए है। मीथेन और CO2 के लिए 1 से कम वैल्यू होती है, तो क्या शो करती है, नेगेटिव डेविएशन शो करती है, और 1 से ज़्यादा है तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करती है। क्या करती है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ओके, अब देखो क्वेश्चन आया हुआ था, फॉर आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, Z इज इक्वल टू आइडियल के लिए क्या है, 1, Z की वैल्यू आइडियल गैस के लिए 1 है। ठीक है, अब है
कोज क्या है, डेविएशन का जो कोज आता है कि डेविएशन होता है, कभी लार्ज डेविएशन कभी स्लो, तो उसमें क्या कारण है, तो अपना कारण क्या है, कोज आ गया, इसमें क्या कारण है वो बता दिया। उसके बाद इक्वेशन कौन सी है, रियल गैस की इक्वेशन, वंडरवॉल, या तो रियल गैस बोलो या वंडरवॉल गैस बोलो, एक ही बात है। क्या बात है, वंडरवॉल गैस या फिर रियल गैस एक ही बात है। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला है वो अपना ये है, ये P प्लस में ए एन स्क्वायर अपना वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इक्वल टू में एन आर टी, ये एन मोल ऑफ गैस के लिए अपना फॉर्मूला, इसको याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट। ठीक है, अब हम करेंगे लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में हम 3-4 चीज़ पढ़ेंगे, क्लोसियस क्लोप्रोन इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, विस्कोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। हम लिक्विड स्टेट में क्या क्या पढ़ेंगे, क्लिप्रोन इक्वेशन, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, 3 चीज़ पढ़ेंगे। तो इसकी जो इक्वेशन है वो ये है, इसको याद रखना। ये जो इक्वेशन है, जो फॉर्मूला है, इसको याद रखना, log P2 अपॉन में P1 इज इक्वल टू में डेल वी एच अपॉन में 2.303 आर, ये 1 अपॉन में T1 माइनस 1 अपॉन में T2। ठीक है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला याद रखना है, क्लोजन खत्म। ठीक है, सरफेस टेंशन इंपॉर्टेंस का रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, सरफेस टेंशन जो रिजल्ट है वो इंपॉर्टेंट है। क्या, कैसे कि सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है, अपना जो ड्रॉप है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रेन ड्रॉप है, रेन ड्रॉप स्फेरिकल होता है शेप में, क्यों, ड्यू टू सरफेस टेंशन। फायर पॉलिशिंग ग्लास के अंदर फायर पॉलिशिंग होती है, किसकी वजह से होती है, सरफेस टेंशन। लिक्विड का राइज होना इन ए कैपिलरी ट्यूब, ब्लैक कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड राइज अप होता है, क्यों, ड्यू टू सरफेस टेंशन। इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ द लिक्विड ऑन सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, तो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का उसका इफेक्ट है, एंड बिकम्स जीरो एट क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर पे वो जीरो हो जाता है। तो ये 4-5 पॉइंट है, याद रखना। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपना ये है कि रेन ड्रॉप का जो शेप है वो स्फेरिकल होता है, क्यों, किस वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू ए डी वी अपॉन में डी एक्स। ए है क्या है, एरिया, और डी वी क्या है, वॉल्यूम के अंदर चेंज, और एक्स क्या है, उसकी लेंथ, किस लेंथ तक वो इंक्रीज हुआ है वॉल्यूम। ठीक है, अब है विस्कोसिटी का रिजल्ट। विस्कोसिटी का जो रिजल्ट है उसमें क्या है, पहले हमने सरफेस टेंशन का रिजल्ट इंपॉर्टेंट था, मैं पढ़ा था, अब विस्कोसिटी का रिजल्ट पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, विस्कोसिटी का रिजल्ट से क्या होता है कि इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड का जो नेचर है उसका पर इफेक्ट पड़ता है विस्कोसिटी। दूसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, विस्कोसिटी और टेम्परेचर दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब कि डिक्रीज इज अबाउट 20% पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो विस्कोसिटी हमारी 20% डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये इसका रिजल्ट है, याद रखना। विस्कोसिटी का रिजल्ट और सरफेस टेंशन का जो रिजल्ट है वो दोनों याद रखना, और क्लिप्रोस इक्वेशन है अपनी, उसका जो इक्वेशन थी वो याद रखना। तो अपने चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों हो गई। सॉलिड इसमें बुक में मतलब कि चैप्टर सिलेबस में नहीं है, गैसियस और लिक्विड दोनों ही हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैंने 1 to 4 चैप्टर की क्वेश्चंस और नोट्स मैं बना के अपलोड कर चुका, आप जाके मेरे चैनल प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।